हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी यानी संपूर्ण भारत के राज व्यवस्था के बारे में। और हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था पार्लियामेंट, जिसमें कल हमने उसकी एक सदन, ठीक है, संसद के एक सदन यानी राज्यसभा के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज बात करेंगे संसद के एक और सदन जो कि है लोकसभा। ठीक है, तो आज उसी पर हमारा पूरा डेडिकेटेड क्लास रहेगा और आज हम पूरा लोकसभा को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लोकसभा पे। तो लोकसभा यानी इसका हिंदी भी तो लोकसभा ही है। और बात करें इसके आर्टिकल्स की, तो ये आर्टिकल आता है 81, आर्टिकल 81 और पार्ट 5 तो है ही। क्लियर है ये। अब बात करते हैं इसके अदर नेम्स की। ठीक है, तो अदर नेम्स मतलब अन्य नाम। तो इसके अन्य नाम क्या क्या है? हाउस ऑफ पीपल यानी कि जनता का सदन। ठीक है, पहला नाम इसका हाउस ऑफ पीपल है और ये पुराना नाम भी इसका हाउस ऑफ पीपल ही है। ठीक है, दूसरा इसको कहा जाता है पॉपुलर हाउस यानी कि लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन। फिर अगला इसका फर्स्ट चैम्बर यानी कि प्रथम सदन। और अगला है लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन। और इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे इनके अदर नाम हैं, किसके? लोकसभा के। क्लियर है। इससे जो रिलेट करता है वो है आर्टिकल 81। और आर्टिकल 81 क्या कहता है? वो ये कहता है कि संसद का एक सदन लोकसभा है। ठीक है, मतलब आर्टिकल 81 बस इतना कहता है कि संसद का एक सदन लोकसभा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कार्यकाल की। तो कार्यकाल कहने का मतलब कि वही सदस्यों के कार्यकाल, सदस्यों के कार्यकाल। तो इसमें जो सदस्यों के कार्यकाल होते हैं वो होते हैं 5 वर्षों के। ठीक है, इसमें कितने के होते हैं? 5 वर्षों के कार्यकाल होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि इसका विघटन या फिर इसे भंग किया जा सकता है। जैसे कल हमने पढ़ा था कि जो राज्यसभा है उसको कोई भंग नहीं कर सकता है, उसको कोई डिसॉल्व नहीं कर सकता है, लेकिन जो लोकसभा है इसको भंग या डिसॉल्व किया जा सकता है। और ये भंग करता कौन है? ये भंग करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, और किसके सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे। प्रधानमंत्री के सलाह पे। ठीक है, और ये बात कहां कही गई है? तो ये बात कही गई है आर्टिकल 85 में। ठीक है, आर्टिकल 85 यही कहता है कि लोकसभा को भंग या इसका विघटन किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रपति जो है वो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग को मनोनीत कर सकते थे। यहां लगा हुआ है थे, यानी कि करेंटली ये नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रपति हैं वो पहले 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते थे लोकसभा के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आंग्ल भारतीय किसको बोलते हैं? ठीक है, एंग्लो इंडियंस यानी आंग्ल भारतीय। तो इसको यहां देख लीजिए, जो एंग्लो इंडियंस यानी आंग्ल भारतीय होते हैं, जिसमें अगर यूरोप के लड़का, ठीक है, यूरोपियन कंट्री के जो लड़के हैं वो अगर इंडियन लड़की से शादी कर ले, ठीक है, और उनके जो संतान होते थे, ठीक है, उनको बोला जाता था आंग्ल भारतीय।
कहने का मतलब है कि यूरोप के लड़का अगर इंडियन लड़की से शादी कर लेता है और उनके जो बच्चे होते हैं यानी संतान होते हैं उनको कहा जाता था क्या, एंग्लो इंडियंस। ठीक है, तो ये तो बस ये साइड में मैंने समझाया था आपको। तो प्रेसिडेंट जो हैं वो पहले दो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट कर सकते थे लोकसभा के लिए, लेकिन अब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्यों नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ये कहता है कि राष्ट्रपति अब दो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग को मनोनीत नहीं कर सकते हैं। इसके लिए यही एक्ट लाया गया था, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 मोदी सरकार के द्वारा, और इसको हटा दिया गया था। क्लियर है पॉइंट। अगला है निर्वाचन प्रक्रिया यानी कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है। तो लोकसभा के जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो है डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। इसके केस में क्या होता है कि जो आम जनता है वो डायरेक्ट वोटिंग कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट अपने जो हेड हैं उनको इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सुनते हैं ना जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के मेंबर हैं, और जो बहुमत दल के नेता होते हैं लोकसभा में उन्हीं को तो प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो वो कैसा है इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। इसमें लिख देते हैं क्या कि आम जनता नेता चुनती है। ठीक है, यही होता है क्या, डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। अगला है अधिकारी या फिर पदाधिकारी। तो लोकसभा में जो अधिकारी या फिर पदाधिकारी बोले, जो ऑफिसर्स जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जैसे कल हमने पढ़ा था राज्यसभा के केस में कि उसमें सभापति और उपसभापति होता है, ठीक उसी तरह लोकसभा के केस में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। क्लियर है पॉइंट। अगला है लोकसभा में अधिकतम सीटें। ठीक है, तो ये कितना है 552 और वर्तमान कितना है 545। ठीक है, मतलब अधिकतम 552 और वर्तमान में 545। आइए इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, मतलब कैसे कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहले देखते हैं मैक्सिमम सीट्स का, मतलब अधिकतम सीटें जो कि है 552। तो इसमें अगर बात करते हैं चुनाव के लिए यानी कि इलेक्शन के लिए, ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा 550 था इसमें। ठीक है, और दो तो है ही एंग्लो इंडियंस के लिए, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, अब ये 550 में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, तो राज्य के लिए कितना है 530। ठीक है, और यूटीज यानी यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, उसके लिए कितना है 20 है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम के लिए। अब देखते हैं वर्तमान का। ठीक है, वर्तमान सीटें जो कि कितना है 545। अब 545 में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो निर्वाचन यानी इलेक्शन के लिए जो है वो कितना है 543 है। ठीक है, और दो एंग्लो इंडियंस जो कि हटा दिया गया है। ठीक है, मैंने अभी बताया 104वां संविधान संशोधन अधिनियम से इसको हटा दिया गया है। तो ये जो 530 का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर बात करते हैं इसमें राज्यों के लिए तो ये है 530। ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज के लिए 13। इस तरीके से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। मैक्सिमम में दो पार्ट हो जाएगा इलेक्शन के लिए और फिर दो एंग्लो इंडियंस। तो अब चुनाव के लिए क्या क्या हो जाएगा, राज्य के लिए 530 और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 20। ठीक है, यही अगर बात करते हैं वर्तमान की जो कि 545 है, तो निर्वाचन के लिए कितना है 543 और दो तो एंग्लो इंडियन से इसको खत्म ही कर दिया गया है। तो बचा क्या निर्वाचन के लिए, इलेक्शन के लिए, जिसमें राज्य को कितना अलॉट है 530 और यूनियन टेरिटरी के लिए 13। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन लोकसभा का।
तो इसको आप इस बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। अगला है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। मतलब अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए उसके बारे में है ये। ठीक है, पहला कहता है कि भारत के नागरिक हो। मतलब अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है, मेंबर बनना है, तो आपको भारत के नागरिक होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। ठीक है, अगला है न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। मतलब मिनिमम आप 25 वर्ष के होने चाहिए। कहीं कहीं क्वेश्चन पूछता है कि प्रधानमंत्री बनने का मिनिमम एज क्या होता है। ठीक है, तो इसमें दो कैसे राइज होता है। पहला कि या तो वो लोकसभा का सदस्य होगा, नहीं तो वो राज्यसभा का सदस्य होगा। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से बनता है तो उसको मिनिमम 25 वर्ष के होना चाहिए, और अगर राज्यसभा से बनता है तो मिनिमम 30 वर्ष के होने चाहिए। ठीक है, अगला है कि लाभ के पद पे ना हो। वही बात है कि डज नॉट होल्ड एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। मतलब सरकारी पद से वो कभी कहीं से वो सैलरी न ले रहा हो, मतलब वो किसी सरकारी पोस्ट को होल्ड नहीं कर रहा हो। ठीक है, प्राइवेट का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगला है पागल दिवालिया ना हो। मतलब पागल लोग तो नहीं ही बनेंगे, तो पागल नहीं होने चाहिए। अगला है मतदाता सूची में नाम हो। मतलब वोटर लिस्ट में, जो इंडिया का वोटर लिस्ट होता है उसमें उसका नाम होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया सदस्य बनने की योग्यता। अगला कहता है प्रथम अध्यक्ष, यानी कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लोकसभा। वो कौन थे? वो थे जीवी मालवंकर। जीवी मालवंकर, मतलब गणेश वासुदेव मालवंकर। ठीक है, अगला है प्रथम उपाध्यक्ष। ये कौन थे? ये थे एम ए अयंगर। मतलब जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे जीवी मालवंकर, और जो फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन थे वो थे एम ए अयंगर। क्लियर है? अब इसमें दो आर्टिकल्स है, मतलब 81 का ही दो सब आर्टिकल्स है, जिसमें 1 का ए ये कहता है कि लोकसभा में राज्यों से 530 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, जिसमें स्टेट्स में कितने हैं 530 और यूनियन टेरिटरी में 13, टोटल 543। तो आर्टिकल 81 1 का ए यही कहता है कि जो मैक्सिमम राज्य से आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं 530। इससे ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते, मतलब 530 एक्सीड नहीं हो सकता। ठीक है, अगला है जो 1 का बी, वो ये कहता है कि केंद्र शासित प्रदेशों से 20 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। मतलब अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो 20 से अधिक सदस्य उसमें नहीं हो सकते, जो कि करेंटली भी कितने हैं 13 हैं। क्लियर है ये दोनों आर्टिकल्स? अब आते हैं कुछ और इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। ठीक है, जो कि इससे रिलेट करता है। तो पहला कहता है कि स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव, मतलब फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1951-52 के समय में। ये 1951-52 का समय था जब पहला आम चुनाव हुआ था भारत में। ठीक है, अगला कहता है कि प्रथम लोकसभा सत्र। ठीक है, मतलब जो पहला लोकसभा का सेशन है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था आपको 13 मई 1952 को। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब सेशन की बात नहीं हो रहा है, वो लोकसभा की सिर्फ बात हो रहा है, तो वो आया था 17 अप्रैल 1952 को। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है वो कब आया था, यहां लिख देते हैं फर्स्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूटेड कब आया था? ये 17 अप्रैल 1952 को आया था ये। ठीक है, मतलब जब लोकसभा बैठा था, मतलब ये जस्ट आम चुनाव के बाद ये बैठा था लोकसभा। लेकिन अगर सेशन की बात करें, प्रथम लोकसभा सत्र की, तो ये आया था, मतलब ये बैठा था कब? 13 मई 1952 को। ठीक है, जिसमें प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये दोनों थे। क्लियर है? अगला कहता है लोकसभा का कार्य समय, यानी कि वर्किंग आवर्स। अब लोकसभा का भी एक वर्किंग आवर्स है, उसका भी टाइम फिक्स है, निर्धारित है। कब कब है वो? है 11 AM to 1 PM, 2 घंटे का। और फिर शाम में है, मतलब दोपहर का 2 बजे से लेके और 6 बजे शाम तक। लेकिन जो 11 AM to 1 PM है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। अगर इसको हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं प्रश्न काल। प्रश्न काल यानी क्वेश्चन आवर। क्लियर है पॉइंट? अगला कहता है कि अगर कोई सांसद
बिना सूचना के 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। मतलब अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद जो है सो बिना इन्फॉर्म किए 60 दिन तक अगर अब्सेंट रहता है, 60 डेज, तो उसका मेंबरशिप यानी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है। अगला कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जाति मतलब एससी, शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट के लिए कितने सीटें रिजर्व है लोकसभा में? 47 सीटें रिजर्व है। क्लियर है। अगला कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा एक दूसरे को देते हैं। अगर रिजाइन करना हो चेयरमैन को या फिर डिप्टी चेयरमैन को, तो वो जो रेजिग्नेशन है वो एक दूसरे को देते हैं। मतलब अध्यक्ष को अगर रिजाइन करना है तो वो उपाध्यक्ष को देंगे इस्तीफा, और यदि उपाध्यक्ष को इस्तीफा देना है तो वो किसको देंगे? वो देंगे अध्यक्ष को। क्लियर है इतना पॉइंट? तो इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दो चार और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस पर डिस्कस कर लेते हैं। आइए कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है। तो पहला पॉइंट कहता है कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से निर्वाचित होते हैं तो उन्हें 10 दिन के अंदर बताना पड़ेगा कि वह किस सदन में रहना चाहते हैं। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो दोनों से इलेक्ट हो गया, लोकसभा और राज्यसभा, वो दोनों जगह से वो निर्वाचित हो गया, तो उसको 10 दिन के अंदर यह बताना पड़ेगा कि वो किस सदन में रहना चाहता है। वही ये बात लिखा हुआ है कि वो किस सदन में रहना चाहता है, उसको 10 दिन के अंदर ये बताना पड़ेगा। अगर वो 10 दिन के अंदर नहीं बता पाता है तो उसका राज्यसभा का जो सीट है वो खाली हो जाएगा। ये कंडीशन होता है। अगर वो 10 दिन के अंदर नहीं बता पाया तो उसका लोकसभा का सीट खाली हो जाएगा, उसको राज्यसभा का सीट खाली हो जाएगा, उसको लोकसभा में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। अगला पॉइंट कहता है कि अगर कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों की सदस्यता ले रखा है तो उसे 14 दिन के अंदर बताना पड़ेगा कि वो कहां का सदस्य रहेगा। एग्जाम्पल बताते हैं कि या तो वो लोकसभा राज्यसभा से कहीं एक से इलेक्ट हो चुका है, और स्टेट लेजिस्लेचर करने का मतलब है कि या तो विधानसभा या फिर विधान परिषद कहीं से इलेक्ट हो चुका है। तो मतलब संसद और विधानमंडल दोनों जगह से अगर सदस्यता वो ले रखा है वो व्यक्ति, तो उसको 14 दिन के अंदर बताना पड़ेगा कि वो कहां रहना चाहता है। 14 दिन का उसके पास टाइम रहता है और उसको बताना है कि वो कहां रहना चाहता है, नहीं तो संसद की सदस्यता चली जाएगी। अगर 14 दिन में नहीं बता पाता है कि वो कहां रहेगा तो 15वां दिन उसका संसद का सदस्यता चला जाएगा और उसको राज्य विधानमंडल में ही रहना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट। अगला कहता है कि अगर कोई व्यक्ति दो अलग अलग क्षेत्रों से एक ही सदन में निर्वाचित हुआ हो तो उसे 10 दिन के अंदर किसी एक क्षेत्र को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मोदी जी हैं तो वो दो जगह से खड़े होते हैं। लोकसभा में एक वाराणसी से वो खड़ा होते हैं और एक गुजरात में भी एक जगह है वहां से वो खड़ा होते हैं। ठीक है। तो उनको अगर वो दोनों जगह से जीत जाते हैं तो उनको 10 दिन के अंदर बताना पड़ेगा कि वो किस क्षेत्र को छोड़ना चाहते हैं। उनको 10 दिन के अंदर ये कंफर्म करना पड़ेगा कि वो किस क्षेत्र को छोड़ना चाहते हैं, और अगर वो 10 दिन में कंफर्म नहीं कर पाते हैं तो दोनों सीटें खाली हो जाएगी। उनको 10 दिन के अंदर बताना पड़ेगा कि वो किस क्षेत्र में रहना चाहते हैं। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आप एट अ टाइम दो अलग अलग क्षेत्रों से जीत गए हैं और दोनों क्षेत्र पे आपका राज रहेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्लियर है इतना पॉइंट। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट 3 पॉइंट्स है सदस्यता को लेकर। ठीक है। और लास्ट पॉइंट कहता है कि 5वां लोकसभा का कार्यकाल सबसे लंबा था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस लोकसभा का कार्यकाल सबसे लंबा था, तो वो 5वां लोकसभा का कार्यकाल जो था वो सबसे लंबा था। वो क्यों लंबा था? ड्यू टू इमरजेंसी। उस समय आपातकाल का समय था। कब? 1975 के समय में, जिसको लेकर एक संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। ठीक है। और इसी के तहत 1 साल लोकसभा का कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो लोकसभा का कार्यकाल है उसको 1 साल बढ़ा दिया गया, यानी कि मतलब उस समय 6 वर्ष का हुआ था जो था लोकसभा। ऐसे तो इसका 5 वर्ष का ही रहता है कार्यकाल, लेकिन जो 1 साल ये बढ़ा है वो इस अधिनियम के तहत बढ़ाया गया है। क्लियर है पॉइंट।
तो ये था आज लोकसभा का क्लास, ठीक है, जिसमें मैंने इसमें चर्चा की है सदस्यता के बारे में, और भी लोकसभा से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स और अलग अलग योग्यता वगैरह सब कुछ हमने डिस्कस किया आज, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो कल हम डिस्कस करेंगे अलग अलग आर्टिकल्स जो कि पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है, मतलब जो ऑफिसर्स हो गए लोकसभा के, राज्यसभा के, मतलब ऑन होल पार्लियामेंट ऑफिसर्स, वो सब के बारे में चर्चा करेंगे कल, ठीक है। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको एक बार स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।